Guys, now we will discuss the tuning of PID controllers. The PID controllers we discussed in the previous lecture that a PID controller consists of a proportional, integral and derivative control actions. Each of the action we discussed in detail. प्रोपोर्शनल एक्शन क्या होता है, इंटेग्रल क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, ये हमने डिटेल में अलहदा से डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर. तो अब इस लेक्चर में हम इसकी ट्यूनिंग को डिस्कस करेंगे. अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, मैं फिर क्लियर करना चाहता हूँ कि पीआईडी कंट्रोलर के दो इक्वेशंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं. एक इक्वेशन जो है वो है टाइम की फॉर्म में, जिसमें के सी इंटू ई प्लस वन ओवर टी इंटेग्रल ऑफ ई डी टी प्लस टी डी ई डी बाई डी टी इंटू एरर, यानी यानी वो टाइम की फॉर्म में होगी. और उसमें क्या होगा, जो के सी होगा, जो प्रोपोर्शनल गेन तो नहीं वो होगी, वो प्रोपोर्शनल गेन भी होगी, लेकिन वो कंट्रोलर गेन उसको कहते हैं के सी. तो के सी उसमें के पी क्या होगा, के सी के इक्वल, और उसमें के आई क्या होगा, वो होगा के सी ओवर टी आई. ठीक है, और के डी क्या होगा, टी डी इंटू के सी. ठीक है, तो इस तरह से दो इक्वेशंस है, एक गेन की फॉर्म में जिसमें प्रोपोर्शनल गेन, इंटीग्रल गेन, डेरिवेटिव गेन है, और दूसरा क्या होगा टाइम की फॉर्म में, कि जिसमें एक गेन होगी के सी और एक इंटीग्रल टाइम होगा जिसको रीसेट टाइम बोलते हैं, और डेरिवेटिव टाइम होगा. थर्ड वन इज दी डेरिवेटिव टाइम, टी डी, रेट टाइम भी उसको बोलते हैं. अच्छा, अब ये पीआईडी कंट्रोलर्स आर एवरीवेयर ड्यू टू इट्स सिंप्लिसिटी एंड एक्सेलेंट इफ नॉट ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इन मैनी एप्लीकेशंस. ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं पीआईडी कंट्रोलर्स. ठीक है, तो पीआईडी कंट्रोलर्स आर यूज्ड इन मोर देन 95% ऑफ क्लोज्ड लूप इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस. लेकिन 95% से ज़्यादा. इसके अलावा कौन कौन से होते हैं, पीआई होते हैं, ऑन ऑफ होते हैं, और पीडी भी होते हैं. मैंने पीडी कभी नहीं देखा, मैंने पीआई देखा और पीआईडी देखा है. अच्छा, कैन बी ट्यून्ड बाय ऑपरेटर्स विदाउट एक्सेसिव बैकग्राउंड इन कंट्रोल्स अनलाइक मैनी मॉडर्न कंट्रोलर्स लाइक फुल स्टेट फीडबैक कंट्रोलर. ये जो एडवांस कंट्रोलर है इसके मुकाबले में ये जो पीआईडी कंट्रोलर है ये इजीली ट्यून हो जाता है. ठीक है, इसमें एक्सपीरियंस अगर आपका हो तो आप कर सकते हैं, आपको थ्योरी का इतना नहीं भी पता तो आपका काम चल जाता है. दैट आर मच मोर कॉम्प्लेक्स बट ऑफन प्रोवाइड ओनली स्लाइट इंप्रूवमेंट. अच्छा, अब ये देखें, इसमें ये एक ब्लॉक डायग्राम है, इसमें देखें सेट पॉइंट है और नीचे से क्या आ रहा है, आपका पीवी आ रहा है, और ये एरर सिग्नल जनरेट हुआ और ये गया कंट्रोलर को. अब कंट्रोलर में क्या है कि के पी इंटू वन प्लस वन ओवर टी आई एस प्लस टी डी एस. ठीक है, ये टाइम की फॉर्म में कंट्रोल पीआईडी कंट्रोलर की इक्वेशन है. यहाँ से फिर कंट्रोलर की आउटपुट निकली जिसको मैनिपुलेटेड वेरिएबल कहते हैं, जो कि प्लांट को गई. अब प्लांट क्या है, प्लांट आपका कंट्रोल वाल्व है. तो अब यूँ समझ लें कि यहाँ से एक 4 to 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल निकला जो कि प्लांट को गया. प्लांट के अंदर एक आई टू पी कन्वर्टर लगा होगा जो कि 4 to 20 को 3 to 15 PSI में करेगा. अब वेल्व के ओपन या क्लोज होने से क्या होगा, प्रेशर या लेवल वो सब जो है ना चेंज होंगे. अब वो क्या करेगा, लेवल ट्रांसमीटर से सेंस होकर वापस चला जाएगा अपने सेट पॉइंट से कंपेयर होने. तो ये एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है. ठीक है, इसमें हमने थ्योरेटिकली भी इसको डिस्कस कर लिया है, न्यूमेरिकली भी डिस्कस कर लिया है, और इसके अलावा फीडबैक कंट्रोल में आप इसका सारा एनालिसिस कर चुके हैं. अच्छा, यू एस ओवर ई एस, दिस इज द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन. यू एस इनपुट ओवर यू ऑफ एस ओवर ई ऑफ एस. ठीक है, जी इंटू पी आई डी. अब ये गेन पी आई डी से क्या मुराद है, वो यू ऑफ एस किसको कह रहा है, यू ऑफ एस ओवर ई ऑफ एस. सो हेयर यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे लेप्लेस ट्रांसफॉर्म दी गई है कि इंटीग्रेशन की लेप्लेस 1/s होती है और डेरिवेटिव की लेप्लेस s से मल्टीप्लाई उसको हम करते हैं, और इनिशियल कंडीशन हम 0 एज्यूम करते हैं यहाँ पे. तो हमारा जो ट्रांसफ़र फंक्शन इसका बन जाएगा u ऑफ एस ओवर ई ऑफ एस. यू ऑफ एस ये चीज़ है, इस आउटपुट बेसिकली ये जो कंट्रोलर की आउटपुट होती है ना, ये प्लांट की इनपुट होती है. तो कंट्रोल सिस्टम थ्योरी के अंदर हम इसको u बोलते हैं, u. अब आगे एमएस करेंगे, पीएचडी करेंगे, वहाँ पे भी जब आप कंट्रोलर डिज़ाइन करेंगे ना तो इसको आप यू बोलेंगे, और इसको हम सेट पॉइंट बोलते हैं, ये आर है. तो यू बेसिकली ये है, यहाँ ये वाला जो सिग्नल है, दैट द आउटपुट ऑफ द कंट्रोलर. सो यू ऑफ एस ओवर ई ऑफ एस. देखिए ये जो सिग्नल होता है ना, ये ई ऑफ टी है, तो इसका लेप्लेस क्या होगा, ई ऑफ एस. तो यू ऑफ एस ओवर ई ऑफ एस इज इक्वल टू कैपिटल जी ट्रांसफर फंक्शन ऑफ पी आई डी कंट्रोल, दैट इज पी आई प्लस के आई ओवर एस प्लस के डी ओवर एस. देखें, अब ये गेन्स की फॉर्म में पहले लिख रहा है, फिर उसको गेन से ये तोड़ के टाइम में लेके जा रहा है, के पी इंटू वन प्लस वन ओवर टी आई एस प्लस टी डी एस. तो ये एक इक्वेशन है, ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए. अच्छा, नेक्स्ट जो कंट्रोल सिस्टम के डायनामिक्स पे हम बात करते हैं. डायनामिक्स क्या करते हैं कि टाइम डोमेन बिहेवियर सिस्टम का, उसको हम बोलते हैं डायनामिक्स.
अब उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होती है वो है, 4 टर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। राइज टाइम, राइज टाइम ये होता है कि 10% से लेके 90% तक वैल्यू में जाने में जितना टाइम लगता है ना, उसको बोलते हैं राइज टाइम। फिर आता है नेक्स्ट ओवरशूट। ओवरशूट ये होता है कि जो आपकी फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू है उससे ये ऊपर कितनी, उससे मतलब अबव कितना परसेंट जा रही है। तो इसका फार्मूला आपको पता है कि सी मैक्सिमम माइनस सी फाइनल ओवर सी फाइनल इंटू 100। तो ये ओवरशूट का फार्मूला होता है, और ये आप डैम्पिंग रेशो से निकालते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ ओवरशूट ओवर 100 करके एक फार्मूला होता है, जिसमें जो है ना आप ओवरशूट निकाल लेते हैं डैम्पिंग रेशो से। अच्छा, फिर आता है आपका सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम ये होता है कि जब ये मतलब 98% जो फाइनल वैल्यू है, जैसे अगर 1 है तो 0.98 होने तक जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं सेटलिंग टाइम। ठीक है, और उसके बाद आता है आगे स्टेडी स्टेट एरर। स्टेडी स्टेट एरर ये होता है कि आपकी जो सेट पॉइंट में और आपकी फाइनल वैल्यू में अगर कोई डिफरेंस है तो उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट एरर। यानी आपका सेट पॉइंट माइनस आपकी जो कंट्रोलर जो सिस्टम की जो फाइनल वैल्यू है, उनमें अगर कोई एरर है तो उसको स्टेडी स्टेट एरर बोलते हैं। तो ये हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेडी स्टेट एरर किस में आता है, प्रोपोर्शनल ओनली कंट्रोल में आता है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम उसमें इंटेग्रल पीआईडी कंट्रोलर पीआई यूज़ करते हैं, इंटेग्रल एक्शन यूज़ करते हैं, क्योंकि इंटेग्रल से क्या होता है कि उसका सिस्टम का ऑर्डर इंक्रीज कर जाता है। जैसे हमने एफसीएस में पढ़े थे टाइप 0 सिस्टम, टाइप 1 और टाइप 2 सिस्टम ना। तो जीरो सिस्टम का स्टेडी स्टेट एरर होता था, जब उसको टाइप 1 पे लेके जाते थे तो वो स्टेप इनपुट पे उसका स्टेडी स्टेट एरर एलिमिनेट हो जाता था। तो ये उसकी थ्योरी है, और यहाँ पे हम उसका प्रैक्टिकल देख रहे हैं। अच्छा, अब इसकी आती हैं जी जो कॉन्सेप्ट आते हैं ट्यूनिंग के। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है जिगलर निकोल्स मेथड। ठीक है, इसके दो मेथड हैं, एक होता है इसका ओपन लूप मेथड, दूसरा होता है क्लोज लूप मेथड, और यह इनका दूसरा नाम होता है फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। तो ये फर्स्ट मेथड है, इसमें आप क्या करते हैं, ये ओपन लूप रिस्पॉन्स देते हैं, यानी उसको एक स्टेप इनपुट आपने दे देनी है और सिस्टम का रिस्पॉन्स आपने देखना। जैसे आपने एक स्टेप इनपुट दी और उस पर ये सिस्टम का एक रिस्पॉन्स है। अब होता क्या है कि इसमें जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये वाला इस पॉइंट, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस टेंजेंट वो जो ड्रॉ करेंगे आप वो लाइन, वो फिर एक्स एक्सेस को कट करेगी। अब जो एक्स एक्सेस को कट करेगी उसका फिर आपने टाइम नोट कर लेना, यानी इस यहाँ इस पॉइंट से पीछे पीछे तक का टाइम आपका एल कहलाएगा, और यहाँ से लेके आपका जो जहाँ पे ये सेट पॉइंट जो है आपका, जो आपकी स्टेडी स्टेट वैल्यू उससे कट करेगी, वो टाइम आपका कैपिटल टी कहलाएगा। ठीक है, तो अब ये आपने टाइम नोट कर लेना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसका इस तरह का रिस्पॉन्स प्लॉट करना है सिस्टम का, फिर एल ओ टी को कैलकुलेट कर लेना है। अब क्या करना है कि ये जो वैल्यूज़ आई हैं एल ओ टी, इनको आपने एक टेबल होगा, उस टेबल के अंदर आपने इनकॉर्पोरेट करना है, और उस टेबल से फिर आपको जो है पीआईडी कंट्रोलर की गेन्स की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, ये देखते हैं आगे। द एस शेप्ड रिएक्शन कर्व, इसको एस शेप्ड, एस की इस तरह की इसकी शेप बन रही है तो इसको कहते हैं एस शेप्ड प्रोसेस रिएक्शन कर्व मेथड भी इसको बोला जाता है, प्रोसेस रिएक्शन कर्व मेथड। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द एस शेप्ड रिएक्शन कर्व कैन बी करेक्टराइज्ड बाय द टू कांस्टेंट्स डिले टाइम एल एंड टाइम कांस्टेंट कैपिटल टी, which are determined by drawing a tangent line at the inflection point of the curve and finding the intersection of the tangent line with the time axis and the steady state level line। अच्छा जी, आगे देखते हैं। ये टेबल है जी इसका, जो जिगलर निकोल्स का फर्स्ट मेथड का, जिसमें आप के पी टी आई और टी डी अगेन नोट करेंगे। कौन के पी टी आई और टी डी आपको मिलेंगे। तो अगर आपने के सी निकालना है तो वो क्या होगा कि के पी ओवर टी आई, और के डी निकालना है तो के पी इंटू टी डी करके। ये आगे हम एग्जाम्पल भी इसकी देखेंगे। तो प्रोपोर्शनल अगर आपने सिर्फ कंट्रोलर बनाना है पी ओनली कंट्रोल, तो क्या होगा, टी ओवर एल कर दें और टी आई को इनफाइनाइट रखें और टी डी को जीरो रखें। 1 ओवर इनफाइनाइट मीन्स जीरो, यानी आपकी के आई जीरो हो जाएगी और टी डी भी आपकी जीरो। पी आई कंट्रोलर में आप क्या करेंगे कि 0.9 इंटू टी ओवर एल, और टी आई कितना होगा एल ओवर 0.3 और टी डी जीरो। और पी आई डी अगर आपने डिज़ाइन करना है तो 1.2 टाइम्स टी ओवर एल 2 एल और 0.5 एल। तो ये एक टेबल है, ये यूनिवर्सल टेबल है, आपको इसको जो है इसमें ये वैल्यूज़ को आपने पुट करना है। अच्छा, अब दूसरा मेथड एक और जिगलर निकोल्स का होता है। ठीक है, सेकंड मेथड, या इसको क्लोज लूप मेथड भी जो है बोला जाता है, क्लोज लूप मेथड। अब इसका क्या तरीकाकार होता है देखें। प्रोपोर्शनल ओनली कंट्रोल में हमने पढ़ा था, जिसमें हाफ डिके कर्व हमने पढ़ी थी। उसमें क्या था कि हाफ रिस्पॉन्स जो है वो हम यानी पहले अगर ए था तो नेक्स्ट साइकिल में ए बाई 4 आ जाएगा, उससे नेक्स्ट साइकिल में ए बाई 16 रह जाएगा, और फिर फाइनली सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। तो प्रोपोर्शनल अगर सिर्फ और सिर्फ आप प्रोपोर्शनल कंट्रोलर यूज़ करें प्लांट के अंदर के पी, तो क्या होगा कि जैसे जैसे आप गेन बढ़ाएंगे ना, आपका प्लांट जो है वो ऑसिलेटरी बन जाएगा।
और एक गेन ऐसी आएगी जिस पे आपका प्लांट जो है ना प्योरली, जिसे कहते हैं ना, उसके जो पोल्स होंगे वो इमेजिनरी एक्सेस पर आ जाएंगे, यानी वो ऑसिलेटरी बन जाएगा, यानी वो उसमें डैम्पिंग खत्म हो जाएगी। और अगर उससे ज़्यादा आपने गेन की तो आपका प्लांट अनस्टेबल हो जाएगा। तो वो गेन जिस पे आपका प्लांट बिल्कुल ऑसिलेटरी बन जाए, उस गेन को बोलते हैं अल्टीमेट गेन। ठीक है, तो आप इस मेथड में हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर यूज़ करते हैं और उसकी गेन को बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, इतना बढ़ाते हैं कि वो ऑसिलेट करना शुरू हो जाए। जब वो ऑसिलेट करना शुरू हो जाता है तो फिर इस गेन को हम नोट कर लेते हैं जिस पे वो ऑसिलेट कर रहा है, और उसका टाइम पीरियड हम नोट कर लेते हैं, उसे कहते हैं पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, तो स्टार्ट विद द क्लोज लूप सिस्टम विद अ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, बिगिन विद द लो वैल्यू ऑफ गेन, पोटेंशियल ऑफ दिस मेथड टू गो अनस्टेबल और कॉज डैमेज। इससे प्लांट डैमेज भी हो सकता है क्योंकि आप गेन बढ़ाई जा रहे हैं, बढ़ाई जा रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है इस प्रोसेस के अंदर। अच्छा, इसमें आप क्या करेंगे कि बिगिन विद द लो और जीरो वैल्यू ऑफ द गेन के पी, इंक्रीज अंटिल अ स्टेडी स्टेट ऑसिलेशन अकर्स, नोट दिस गेन एज के सी आर। ठीक है, के सी आर, इसको अल्टीमेट गेन भी कहते हैं, यहाँ पे इसको के सी आर बोल रहा है। और सस्टेन्ड ऑसिलेशन विद द पीरियड पी सी आर। ठीक है, ये टाइम पीरियड इसका आपने मेजर कर लेना, देखिए इस पीक से लेके इस पीक तक, इसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो ये पी सी आर आपने जो है वो इसमें इसको नोट कर लेना है। अच्छा, अब ये दो वैल्यूज नोट करके आपने चार्ट में पुट कर देनी है। गेन एस्टिमेटेड चार्ट क्या होगा, के पी टी आई टी डी। अगेन नोट के पी टी आई टी डी। अब यहाँ पे आप ये गलती ना कीजिएगा, इसको के सी का नहीं, इसको के डी का ले, क्योंकि वो डिफरेंट होंगी, के सी और के टी डिफरेंट होंगी। ये टाइम है, ये रीसेट टाइम है और ये रेट टाइम है। ठीक है, पी विल बी इक्वल टू, अच्छा प्रोपोर्शनल कंट्रोलर अगर आपने डिज़ाइन करना है तो उसमें आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो के आपने निकाली होगी उसका हाफ कर दें, यानी 0.5 के सी आर। और अगर आपने पी आई करना है तो 0.45 के सी आर और 1/1.2 पी सी आर। इसी तरीके से पी आई डी कंट्रोलर अगर आपने करना है तो 0.6, 0.5 और 0.125 पी सी आर और यहाँ पे के सी आर। तो ये आपकी जो है वो निकल आएगा इससे ना। अच्छा हाँ, अगेन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि बेटा ये जो गेन्स आप निकाल रहे हैं ना, ये ऑप्टिमम गेन्स नहीं है। देखिए, एक होता है ऑप्टिमम वैल्यू, एक होता है मैक्सिमम, एक होता है मिनिमम। उनके दरमियान में एक चीज़ होती है ऑप्टिमम। ऑप्टिमम की जो वैल्यू है ना, ऑप्टिमम यानी बेस्ट वैल्यू को ऑप्टिमम वैल्यू कहेंगे। तो ये बेस्ट वैल्यू नहीं है, ये इनिशियल गैस है, इसको कहते हैं इनिशियल गैस। सो दीज ट्यूनिंग मेथड्स प्रोवाइड इनिशियल गैस, ये इनिशियल गैस आपको प्रोवाइड करेंगे। एक्चुअल जो सही गेन होगी वो आपको हिट एंड ट्रायल से ही फाइंड करनी पड़ेगी। यानी पीआईडी कंट्रोलर की तो ये तरीका ना कि ऑप्टिमल गेन है जनाब उसकी, जैसे पी पी कंट्रोलर है उसकी ऑप्टिमम पीआई है, उसकी ऑप्टिमम गेन है 10। आप जो है वो गेन 1 से शुरू कर रहे हैं, आप देखें ना आप कितना एरर है आपका 1 और 10 में। अगर आप इस टेबल को यूज़ करेंगे ना तो इससे ये होगा कि 10 नहीं तो वो कम से कम 9 तक आपको पहुंचा देगा या 8 तक आपको लेगा, 8 तक लेगा। तो अब आपकी जो एफर्ट होगी 8 से 10 में जाने की वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू 1 से 10 में जाने के। तो ये बेनिफिट है इन मेथड्स का कि आपको इनिशियल गैस अच्छा मिल जाता है, यानी जो आपका गैस होता है ना, गैस वो ऑप्टिमल वैल्यू के करीब करीब पहुंच जाता है। अगेन जो ऑप्टिमल वैल्यू होगी वो हमेशा याद रखिए हिट एंड ट्रायल मेथड से ही आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो है टू थिंग्स टू टेक अवे फ्रॉम दिस रिव्यू ऑफ द जिगलर निकोल्स ट्यूनिंग। तो ये जिगलर निकोल्स की ट्यूनिंग हमने देखे। अब रिलेशनशिप बिटवीन के पी के आई एंड के डी, ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स करेक्टरिस्टिक्स। अब के पी आपने कब यूज़ करना है, टू डिक्रीज दी राइज टाइम। अगर आपने राइज टाइम कम करना है, आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये सेट पॉइंट को पहुंचे, या राइज टाइम यही होता है ना कि 10 से 90% तक कितना टाइम लेता है। स्लगिश सिस्टम का राइज टाइम बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप चाहते हैं फास्ट सिस्टम हो तो आप अपना के पी को बढ़ाएंगे। और के डी जो डेरिवेटिव गेन है उसे आप क्या करेंगे, ओवरशूट कम करेंगे और सेटलिंग टाइम कम करेंगे। ये कल हमने ग्राफ्स में भी जो है ये चीज़ें डिस्कस की थी कि जो के डी से होता है आपका ओवरशूट कम हो जाता है और आपका सेटलिंग टाइम, यानी आपका जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होता है ना वो इससे इंप्रूव हो जाता है। और जो के आई होता है वो याद रखिए कि स्टेडी स्टेट एरर को एलिमिनेट करने के लिए होता है, एलिमिनेट ख़त्म करने के लिए होता है कि आपके सिस्टम जो है, आपका जो सिस्टम है अगर उसमें डिस्टर्बेंसेस कोई आए तो उसका जो प्रोसेस वेरिएबल है वो अपने सेट पॉइंट को मीट कर जाए, उसमें कोई ऑफसेट ना आए। तो जिगलर-निकोल्स ट्यूनिंग रूल जो रिएक्शन कर्व मेथड फॉर गुड इनिशियल एस्टिमेट ऑफ एरर, वो दोनों मेथड यूज़ हो सकते हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ओपन लूप भी कर सकते हैं, क्लोज लूप भी कर सकते हैं, और उनके मेथड्स हमने जो है वो डिस्कस किए हैं। और जो है आगे आगे हम देखते हैं इसकी एग्जांपल्स। अच्छा, अब पहला क्या है, जिगलर निकोल्स ट्यूनिंग का जो हमने ओपन लूप अभी डिस्कस किया है, ओपन लूप मेथड जो कि फर्स्ट मेथड है, उसकी हम देखते हैं कि उसमें हमने क्या करना होगा कि ये हमारा एक सिस्टम है, ठीक है, 4/s² + 2s+4, और इसका जो कंट्रोलर है वो ये है 2/s+2। ठीक है, अब हम जो है इसका निकालते हैं, इसकी ट्यूनिंग अब हम कर रहे हैं, ट्यूनिंग का न्यूमेरिकल कर रहे हैं।
तो इसका हमने रिस्पॉन्स प्लॉट किया मैटलैब के अंदर, ठीक है। तो इस तरह का इसका एक रिस्पॉन्स आ जाता है। अब आपने क्या करना है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब टेंजेंट लाइन जो आपने ड्रॉ की अगेन इसमें तो अच्छा, अब जो कुछ बुक्स हैं उस वो पहले वाली प्रोसीजर को फॉलो करते हैं जो मैंने आपको पहले बताया है। देखिए ये वाला मेथड, ये तो सिंपल सिंपल सा है कि आप इसका टाइम जीरो से निकाल लें और एल से लेके यहाँ तक इसका टाइम जो है टी निकाल लें। ये मेथड भी कुछ बुक्स फॉलो करती हैं और कुछ बुक्स इस मेथड को भी फॉलो करती हैं। जो जिस तरीके से ये निकाल रहा है, ये क्या निकाल रहा है, ये एल का टाइम निकाल रहा है, वो टाइम निकाल रहा है जब ये आप स्टेप इनपुट जा रही है, यानी जब स्टेप इनपुट जा रही है तो ये वहाँ से आपका एल का टाइम निकाल रहा है, जीरो से एल का टाइम नहीं निकाल रहा। तो ज़्यादातर बुक्स इस मेथड को भी फॉलो करती हैं, तो आपने इसी मेथड को फॉलो करना है जो मैं आपको करवा रहा हूँ इस एग्जाम्पल के अंदर। इसके मुताबिक आपने एल टाइम निकाल लेना है, ठीक है, और टी टाइम आपने निकाल लेना है जब ये इसके साथ जो है प्रोसेस जो सेट पॉइंट के साथ हिट कर रहा है। तो एल और टी आपने, यानी एल का टाइम आपने रेफरेंस जो है ना वो ज़ीरो नहीं रखना, आपने जब उसको स्टेप इनपुट जा रही है ना वो वाला आपने रेफरेंस रख लेना है, ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर हुआ हुआ है। अच्छा, तो आपने एल और टी, एल टाइम निकाला और टी टाइम निकाल लिया और उसके बाद आपने उस टेबल के अंदर पुट किया, टेबल वही है, ठीक है, के पी टी आई और टी डी, ठीक है। ये सारा स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि कंट्रोलर के पैरामीटर्स निकालें टेबल के मुताबिक और उसके बाद उसकी जो है इसके अंदर जब आप इसको पुट करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे आपने पी आई डी बनाना है तो उसमें आप ये पैरामीटर रखेंगे। के पी आप क्या रखेंगे, ये जो के पी होगा ये क्या रखेंगे आप, के पी आप रखेंगे 1.2 इंटू टी ओवर एल, और फिर इसमें टी आई क्या रखेंगे, टी आई आप रखेंगे 2L, और टी डी क्या रखेंगे आप 0.5L रखेंगे, ठीक है। वो इसके अंदर आप पहले इधर पुट करेंगे, उससे फिर आप ये निकालेंगे ट्रांसफर फंक्शन के पी के आई ओवर एस और प्लस के डी एस। ये आगे बता भी रहा है कि के आई इज इक्वल टू के पी ओवर टी आई एंड के डी इज इक्वल टू के पी इंटू टी डी। अच्छा, अगर आपकी एग्जांपल है उसमें एल कितना था आपका 0.5 था और टी आपका 1.5 था, तो आप वो ये पुट करके सारी वैल्यूज़ निकाल रहा है कि पी कंट्रोलर में 3 होगी आपकी प्रोपोर्शनल में, के पी इतना होगा, और अगर आप जो है वो पी आई यूज़ करें तो ये 3.15 निकल आएगा। और ये बेसिकली क्या निकाल रहा है, के पी निकाल रहा है, और टी आई कितना है 1.3 है, और अगर आप पी आई डी यूज़ करें तो ये 3.6 होगा और ये 1 होगा और ये 0.25 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो फर्दर निकालता है, के आई निकालता है, के आई कितना आता है 3.12 और के डी निकालता है जो कि 0.78 निकलता है। तो इस तरह से आप ये एक एग्जांपल है जो फर्स्ट मेथड हम यूज़ करते हैं, और फिर उसको ये मैटलैब के अंदर भी सिमुलेट कर रहे हैं, के पी की गेन बता रहे हैं, क्लियर सी एल सी क्लोज ऑल, ये हम शुरू में हर एक मैटलैब में लिखते हैं, आपकी प्रैक्टिस होगी मैटलैब की। तो के पी आपने लिखा, के लिखा, के डी लिखा, टाइम लिखा जो सिमुलेशन का टाइम, फिर आपने सिमुलेट किया इस एग्जाम्पल को जो आपने सिमुलिंक में बनाई हुई है, और फिर उसके बाद उसका प्लॉट करें, उसके बाद उसमें जो है ये सेट कर रहे हैं, सेटिंग ये उसकी जो ग्राफ है उसकी सेटिंग कर रहे हैं, एक्स का लेबल क्या होगा, वाई का लेबल क्या होगा, ग्रिड ऑन करना है या ऑफ करना है, और फिर लीजेंड, ये जो लीजेंड होते हैं यहाँ पे, तो ये एक एग्जांपल है मैटलैब की। तो ये आप मैटलैब में इसको ट्राई करें, इससे जो है वो आपका जिसे कहते हैं कि ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब एक बार खुद आप इसको मैटलैब में सिमुलेट कर लेंगे ना तो ये आपको फिर जो है वो आपका हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। अच्छा, आगे आ जाएं जी, जिगलर निकोल्स का क्लोज लूप मेथड। तो क्लोज लूप मेथड क्या था, जिसमें वो हम अल्टीमेट गेन फाइंड करते हैं। तो स्टार्ट विद द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, नेगेटिव यूनिटी, फीडबैक प्रोपोर्शनल कंट्रोल गेन, ठीक है, वन द कंट्रोल, ये ठीक है, ये वही सारी चीज़ें बातें लिख रहे हैं। तो इसमें देखें ये क्या कर रहा है कि अब इसमें जो है ये अब ये टेबल जो है सेकंड टेबल है जिसमें क्लोज लूप का जो है, जिसमें अल्टीमेट गेन हम फाइंड करते हैं, ये उसका टेबल है। देखें इसमें एक के सी आर इसमें वो यूज़ कर रहा है और पी सी आर यूज़ कर रहा है। के सी आर क्या, वो गेन जिसके ऊपर आपका सिस्टम ऑसिलेटरी बन जाता है, और पी सी आर वो जो है आपका टाइम पीरियड ऑफ दी ऑसिलेशन जो है ये वो बन जाएगी पीछे। तो अगर इस तरह का न्यूमेरिकल अगर आपको एग्जाम में भी आता है तो ये आपको गिवन होंगी चीज़ें, ये आपको एक ग्राफ की फॉर्म में दिया होगा जिससे आपने ये चीज़ें निकालनी होंगी, ठीक है। के सी आर और पी सी आर ये सब चीज़ें आपको गिवन होंगी, मतलब आपको इस तरह से गिवन होंगे कि आपको जो है वो आपको निकालना होगा। आगे हम थ्योरेटिकली भी इसको अभी नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हम इसको देखते हैं कि हमने अगर इसको थ्योरेटिकली निकालना हो तो हम जो फीडबैक कंट्रोल की जो थ्योरी है, क्लासिकल कंट्रोल जो थ्योरी है, उससे कैसे निकालते हैं, हम उससे भी निकाल सकते हैं। अभी तक तो हम सिमुलिंक से निकाल रहे हैं ना। अब ये देखिए जैसे ये सिमुलिंक से इन्होंने जो है वो ये कैलकुलेट इसको करके और यहाँ पे उसको जो है इसको वो डिटरमिन कर रहे हैं आगे इसकी, हाँ ये यहाँ पे निकाला हुआ है। अब यहाँ पे देखें के सी आर उसने निकाला है 2.97 और पी सी आर इसने निकाला है 2.4, ठीक है। ये कोफिशिएंट उसने निकाल लिए कि अल्टीमेट गेन और ये इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, और उसके बाद उसने के पी निकाला, के आई निकाला और के डी निकाला, ठीक है। पी में क्या होगा कि 0.5 इंटू के सी आर, और पी आई में क्या हो जाएगा आपका
ठीक है, ये प्रोपोर्शनल वाली वैल्यू और टी आई, और पी आई डी में क्या होगी, प्रोपोर्शनल वैल्यू टी आई और टी डी। अगेन ये के पी टी आई टी डी है, ठीक है, ये के पी की आई के डी नहीं है, ये गलती ना कीजिएगा, ये गलती अक्सर आप एग्जाम में कर सकते हैं। तो ये ऊपर से निकाला होगा के पी इतना है, के आई क्या होगा के पी ओवर टी आई, और के डी क्या होगा के पी इंटू टी डी, ठीक है। तो ये एक पी आई डी कंट्रोलर की आपकी ट्यूनिंग इस तरह से जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद इसको वो प्लॉट भी कर रहे हैं, तो के पी के आई डी कंट्रोल देखिए, इसमें जो है 4/s² प्लस 2s+4 ये प्लांट का है ट्रांसफर फंक्शन, और ये आपका कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन 2/s+2। अच्छा, इसमें देखें के पी इतना है, के आई इतना है, के डी इतना है, और टाइम इसने 20 रखा हुआ है, और उसी पैटर्न के ऊपर जो है इन्होंने एक सिमुलेशन करके वो जो है एक पी आई डी कंट्रोलर की जो है वो दिखाया रिस्पॉन्स। अच्छा, अब इसके अंदर अब एग्जांपल हम देखते हैं कि इसको हमने अगर क्लासिकल कंट्रोल सिस्टम यूज़ करते हुए, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इसमें सिमुलिंक यूज़ नहीं होगा। पिछली एग्जांपल्स के अंदर सिमुलिंक हमें यूज़ करना पड़ रहा था उसका रिस्पॉन्स प्लॉट करने के लिए, और रिस्पॉन्स से फिर हमने पहले एग्जाम्पल में टी निकाला और एल निकाला, ठीक है, और दूसरी एग्जाम्पल में हमने के सी निकाला, और जो है के सी आर निकाला और पी सी आर निकाला, वो हमने सिमुलिंक से निकाले थे। अब हम इसको खुद पेपर पे वर्किंग करेंगे। अच्छा, अब ये कंट्रोलर का सबसे पहले तो ट्रांसफर फंक्शन आपको लिखना आना चाहिए, के पी इंटू 1+1/TIS प्लस TDS, ठीक है। अब आपका प्रोसेस आपको फॉर एग्जांपल इस तरह का दिया भाई, ये ट्रांसफर 1/s इंटू S+1 इंटू S+2 S+5, ये आपका जो है प्रोसेस का ट्रांसफ़र फंक्शन है, और पीआईडी कंट्रोलर का ट्रांसफ़र फंक्शन आपका जो होगा। अब इसमें आपको पता है कि सबसे हम क्या करते हैं कि टीआई को हमने इन्फिनिट करना है और टीडी को जीरो करना है, ये सेकंड मेथड है, जिगलर निकोल्स का ये सेकंड मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। हम इसकी अल्टीमेट गेन फाइंड करेंगे। अच्छा, अभी आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि इससे ये किस तरह से हम करेंगे, ठीक है। तो अब जब ये आप कर देंगे टी आई जीरो इन्फिनिटी और टी डी जीरो, तो फिर क्या रह जाएगा, फिर सिर्फ प्रोपोर्शनल गेन रह जाएगी। वही वाली बात कि आप ओनली प्रोपोर्शनल कंट्रोलर लगाएंगे और उसकी गेन को बढ़ाते जाएंगे, आप इतना बढ़ाएंगे कि आपका सिस्टम ऑसिलेटरी हो जाए। अब आप याद करें ज़रा कि ऑसिलेशन जब होता है मार्जिनली स्टेबल, देखिए मैं आपको फिर थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। फीडबैक कंट्रोल में 4 तरह का रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। सबसे पहला रिस्पॉन्स होता है उसमें ओवर डैम्प्ड, ठीक है। ओवर डैम्प्ड का मतलब ये होता है उसमें ऑसिलेशंस नहीं होती, ठीक है, और उसके जो पोल्स होते हैं वो लेफ्ट हाफ प्लेन में होते हैं डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर। अच्छा, उसके बाद आता है आपका एक रिस्पॉन्स आता है अंडर डैम्प्ड। ओवर डैम्प्ड के बाद क्या आता है, एक होता है ओवर डैम्प्ड, उसके बाद आता है क्रिटिकली डैम्प्ड। क्रिटिकली डैम्प्ड में क्या होता है कि दोनों के दोनों पोल्स एक पॉइंट पे लाई करते हैं, ठीक है। तो उसकी इक्वेशन किस तरह की होती है, e की पावर माइनस टी आगे प्लस टी इंटू e की पावर माइनस टी, ठीक है। तो क्रिटिकली डैम्प्ड फिर एक रिस्पॉन्स आता है। फिर उसके बाद आता है एक अंडर डैम्प्ड। अंडर डैम्प्ड के अंदर क्या होता है कि ऑसिलेशंस आ जाती हैं, यानी उसमें e की पावर माइनस करके सिग्मा, जो भी सिग्मा आपका होता है लेफ्ट हाफ प्लेन के ऊपर, वो आ जाता है। और फिर ब्रैकेट में क्या आता है, ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स, जो उसमें ऑसिलेशंस आती हैं, यानी आपका जो पोल होते हैं वो इमेजिनरी एक्सेस पे आ रहे होते हैं। इमेजिनरी एक्सेस पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं वो, ये भी याद रखिएगा, वो हमेशा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से क्या मुराद आपको पता होना चाहिए कि जैसे 2+3 j ओमेगा तो 2-3 j ओमेगा, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहलाते हैं, ठीक है। तो वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आपके पोल्स होंगे, ये अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स हो जाएगा। उसके बाद चौथा रिस्पॉन्स होता है एक अनडैम्प्ड। अनडैम्प्ड या आप कह लें कि ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स, ठीक है, जिसमें आपके जो पोल्स होते हैं वो थोड़ा सा राइट को मूव करके इमेजिनरी एक्सेस के ऊपर आ जाते हैं। तो इमेजिनरी एक्सेस में क्या होता है कि डैम्पिंग नहीं होती, आपका सिस्टम ऑसिलेटरी रहता है। यानी यूँ समझ लेंगे कि आपकी गार्ड है जो कि गाड़ी है जो कि मोटरवे पे चल रही है, और वो ऑसिलेशन में आप जिसे कहते हैं कि डांस करते हुए जो है फैसलाबाद से लाहौर पहुंच रहे हैं, यानी वो ऑसिलेट ही करी जा रही है, वो रुक ही नहीं रही। तो इसको कहेंगे आप ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ऑसिलेटरी है आपका सिस्टम, हमने वो फाइंड करना है, यानी हमने के की वो रूट लोकस पे, आपको याद करें थोड़ा, रूट लोकस पे हम यूँ करते हैं ना कि रूट लोकस पे हम एक गेन निकालते हैं कि जिसके अंदर हम ये देखें कि हमारे जो पोल्स हैं वो इमेजिनरी एक्सेस को कब क्रॉस कर रहे हैं, तो हम उसके निकालते होते थे के की वैल्यू। ये एक न्यूमेरिकल मैं भी जो है ये करवाता होता हूँ फीडबैक कंट्रोल के अंदर, कि गेन की वैल्यू निकालें जिसके ऊपर आपका सिस्टम एज पे आ जाए, यानी वो मार्जिनली स्टेबल हो जाए, क्योंकि उससे ज़्यादा करेंगे तो सिस्टम आपका अनस्टेबल हो जाएगा। अच्छा, अब देखें, अब मैं आता हूँ इसकी तरफ। तो आप इसका क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। और क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन के बाद इसकी आप ये निकालेंगी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन आपको पता है, देखें यहाँ पे तो जस्ट के पी रह जाएगा ना, यहाँ पे के पी आएगा, तो के पी ओवर एस प्लस एस इंटू एस+1 S+5 हो जाएगा ये।
अब क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, ये होता है जी ऑफ एस, ये होता है एच ऑफ एस। यहाँ पे एच ऑफ एस क्या है 1, तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आपका क्या होगा सी ऑफ एस ओवर आर ऑफ एस इक्वल टू जी ऑफ एस ओवर 1 प्लस एच ऑफ एस जी ऑफ एस। अब एच ऑफ एस इसमें 1 है, तो ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी के पी ओवर एस क्यूब प्लस 6s² प्लस 5 प्लस के पी। अब वो जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर उसको इक्वल टू जीरो, इसको बोलते हैं करेक्टरिस्टिक इक्वेजन। ठीक है, ये लिखा भी हुआ करेक्टरिस्टिक इक्वेजन, यानी कि क्या मतलब है करेक्टरिस्टिक इक्वेजन का, इसको हम जीरो क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये पोल्स निकालने के लिए होता है। यानी ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर जब जीरो होता है ना, उसे हम कहते हैं पोल, ट्रांसफर फंक्शन का पोल। और न्यूमिनेटर जीरो होता है, उसे हम कहते हैं जीरो, ट्रांसफर फंक्शन का जीरो। जीरो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, पोल भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जीरो रिस्पॉन्स के लिहाज से थोड़े से इंपॉर्टेंट है, बट पोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पोल हमें बताते हैं कि हमारा सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है या मार्जिनली स्टेबल है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस पर रूथ हार्विट्ज का क्राइटेरियन लगाएंगे। ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन है, रूथ हार्विट्ज क्राइटेरियन। इसमें हम क्या करते हैं, एस क्यूब एस केयर एस वन एस जीरो, पहले ये पॉलिनोमियल निकाली 1 5, ठीक है 1 5 आगे जीरो, ठीक है, और इसमें अल्टरनेट लेने हैं आपने। और एस स्केयर के सामने क्या होता है 6, उसके बाद अल्टरनेट क्या है के पी, ठीक है। तो एस क्यूब एस स्केयर है। अब S1 कैसे निकालना है, अब नीचे नीचे वाली वैल्यू कैसे निकालनी, इसको इसका आप क्या करें -1/6, ये वाला जो 6 है -1/6, और फिर उसका के पी -30, ठीक है। अब जो माइनस बाहर आएगा वो अंदर मल्टीप्लाई होके, तो ये 30 माइनस के पी ओवर 6 रह जाएगा, ठीक है। होता ये है कि -1/6 इंटू के पी -30 होता है, लेकिन वो जो बाहर वाला माइनस है वो अंदर चला गया, जिसके ये 30 माइनस के पी ओवर 6 आ गया, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट भी आपने, नेक्स्ट आपका जीरो ही आएगा, क्योंकि 1 6 और ये जीरो। ये रूथ हार्विट्ज का क्राइटेरियन है, ये फीडबैक कंट्रोल में हम पढ़ाते हैं बड़े डिटेल में, तो ये आप थोड़ा सा रिवाइज कर लें अगर आपको थोड़ा सा वो हो रहा है इसमें मसला, अगर हुआ तो नेक्स्ट वैल्यू जीरो क्यों है, क्योंकि उसमें क्या होगा कि -1/6 1 0 मल्टीप्लाइड बाई 6 0, तो वो जीरो ही आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अब फिर आपने जो है वो S0 निकालना है। S0 कैसे आप निकालेंगे, S0 निकालेंगे -1/दिस मच वैल्यू और एंड दिस वैल्यू, ठीक है, माइनस दिस वैल्यू, तो ये कर करा के आपकी जो है ना वो KP ही आ जाएगी। तो ये आपका रूथ हार्विट्ज टेबल जो है वो बन गया। अब आपने क्या करना है कि अब आप ऑसिलेटरी रिस्पांस फाइंड करना चाहते हैं, और ऑसिलेटरी रिस्पांस का तरीका ये होता है कि आप किसी एक रो को जीरो कर देते हैं। अब इसमें आप इस रो को जीरो करेंगे, तो उसमें आप क्या करेंगे, इसको इक्वल टू जीरो रखते हैं, 30 माइनस के पी ओवर 6, इसको जीरो कर दें, तो के पी आपकी निकल आएगी 30, यानी 30 वो गेन है जिसके ऊपर आपका सिस्टम जो है वो ऑसिलेटरी बन जाएगा, मार्जिनली, इसको क्या कहेंगे, मार्जिनली स्टेबल बन जाएगा। तो यहाँ पे देखें वो कैलकुलेशंस करते हैं, एस केयर प्लस के सी आर, देखें के सी आर वैल्यू वो रख रहा है 30। ये हम क्लासिकल कंट्रोल सिस्टम का जो एनालिसिस है ना उसके थ्रू हम इसकी ट्यूनिंग कर रहे हैं सेकंड मेथड के अंदर। पहला मेथड क्या है, आप सिमुलिंक से कर सकते हैं, दूसरा आप जो है इससे कर सकते हैं क्लासिकल कंट्रोल मेथड से। तो ये आ जाएगा आपका 6s³ प्लस 6s² प्लस 5s प्लस 30 इक्वल टू जीरो, के पी की वैल्यू पुट कर दी ना। अब इसमें s की जगह j पुट कर दें, तो j³ प्लस 6j में, तो उसके बाद इसको सॉल्व करें। j³ क्या होता है आपका, j² आपका क्या होता है, j² आपका -1 होता है, जो -j हो जाएगा, ठीक है। और ये इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो ये आप इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी 6 × 5 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस j ओमेगा × 5 माइनस ओमेगा। जे आयोटा ही है ना, आयोटा होता है √-1, तो आई स्केयर क्या होगा, जे स्केयर क्या होगा -1, और j³ क्या होगा -j, j4 क्या होगा -1 × -1, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जे स्केयर j³ j4 j5 ये आपको आने चाहिए। अच्छा 6 × 5 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 6 j ओमेगा 5। अब इसके जो रूट्स आप निकालेंगे वो ये इसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि दूसरे बन जाएगा आपका j ओमेगा इज इक्वल टू -6, दैट डज नॉट मेक सेंस। तो इसमें बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 5 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर 5 माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 5, देखिए ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 5, तो ओमेगा इज इक्वल टू √5। अब ये आपके पास आ गया ओमेगा, ओमेगा मीन्स ये आपके पास आ गई एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, एफ इज इक्वल टू 1/t, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। तो टी को आप दूसरी तरफ ले जाएं, ओमेगा को नीचे ले जाएं, तो ये बन जाएगा 2π/ओमेगा। तो पी सी आर जो पी बेसिकली टी है आपका, तो टी टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2π/ओमेगा, 2π/√5, तो ये आपका टाइम निकल आया। देखें आपने पी भी फाइंड कर लिया, ठीक है, और के भी फाइंड कर लिया। तो जिगलर निकोल्स में क्या करना होता है, हमने प्रोपोर्शनल ये गेन फाइंड करनी होती है, प्रोपोर्शनल गेन ही आप इसको अल्टीमेट गेन बोले, है ये प्रोपोर्शनल गेन ही है, लेकिन ये वो गेन है जिसपे आपका सिस्टम मार्जिनली स्टेबल बन रहा है,
ठीक है, तो KCR आपने फाइंड कर लिया, PCR फाइंड कर लिया, आप चुप करके इसको जो है ना आप KP TI और TD, ये आप PID कंट्रोलर डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप KP TI और TD में पुट करें और ये आपकी गेंस आ जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद इस ट्रांसफ़र फंक्शन निकालें, KP इंटू 1+1/TIS प्लस TD, इसमें ये पुट करें तो ये आपका कंट्रोलर का ट्रांसफ़र फंक्शन निकल आया 6.3223 और ये आप इधर पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये आपका R(s) और P(s) आ गया, एरर सिग्नल ये PID कंट्रोलर को गया और उससे 1/s इंटू S+1 S+5, तो ये आपका PID कंट्रोलर ट्यून हो गया। अगेन मैं फिर ये बात कहूँगा कि ये जो गेन्स है ना ये ऑप्टिमल गेन्स नहीं है, ये इनिशियल गैस है। अगर आपको फर्दर फाइन ट्यूनिंग करनी है, फाइन ट्यूनिंग भी कहते हैं इसको कोर्स भी कहते हैं। कोर्स आपने पावर सप्लाई लैब में यूज़ करते हैं, उसमें एक नॉब होती है करंट की और दूसरी होती है कोर्स की, कोर्स COARSE, कोर्स यानी फाइन ट्यूनिंग उसकी, यानी फाइन ट्यूनिंग आपको खुद से मैनुअली करनी पड़ेगी। तो दीज वैल्यूज गिव द इनिशियल गेस ऑफ द कंट्रोलर PID कंट्रोलर ट्यूनिंग। सो दैट वाज ऑल अबाउट दी PID कंट्रोलर की ट्यूनिंग की। PID कंट्रोलर के जो दो मशहूर तरीन मेथड्स हैं वो यही हैं, जिगलर-निकोल्स के मेथड्स, ओपन लूप मेथड और क्लोज लूप मेथड्स। और PID कंट्रोलर जो है हमने सारी इसकी थ्योरी डिस्कस की, हमने सब इसके एक्शंस डिस्कस किए और इस लेक्चर में हमने इसकी ट्यूनिंग भी डिस्कस की। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।